पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था सोयुन के घर आते ही उसके लिए अब इसका गेट खुल जाता है और सोयुन ये देखकर कहता है कि इस बार मैं अपनी पास्ट लाइफ से काफी ज्यादा जल्दी अब इसके अंदर जाने वाला हूँ। फिर वो हमें अब इसके बारे में क्लियरली बताता है कि आखिर अब इस किस तरीके से वर्क करता है। पर अब इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि उसके फ्लोर के चैलेंजेस को कंप्लीट करने से ज्यादा पावरफुल है और जो कि इसकी डिफिकल्टी सिलेक्शन का सिस्टम है। सोयुन यहाँ पर लेवल 10 को चुनता है, यानी सोयुन के सभी फ्लोर्स की डिफिकल्टी सबसे ज्यादा डेंजरस लेवल की होंगी। सोयुन के फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल की शुरू होते ही वो एक एरिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। सोयुन ये देखकर कहता है इसलिए मैंने लेवल 10 को चुना था क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में लेवल 8 तक ही पहुंच पाया था, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं पिछली लाइफ जैसी गलतियां फिर से करता हूँ तो पिछली लाइफ में जैसा मेरे साथ हुआ था वही सब इस बार की लाइफ में भी मेरे साथ होगा। अब सोयुन को वेपन चुनने का ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स थे, जिसमें से उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें इसमें से कौन सा चुनना है। और अब सोयुन की ट्रायल के लिए वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं और सोयुन के अपने वेपन चुनते ही उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ घंटे बाद ओरिजिनल वर्ल्ड का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर रात हो चुकी थी और वो वेयरवुल्फ एक लड़के को मारने के लिए उसके सामने खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था और चिल्लाते हुए वो कहता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। वो दोनों वेयरवुल्फ धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो काफी ज्यादा डरा हुआ लड़का पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुलाने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई भी। पर वहाँ पर किसी का भी नामो निशान नहीं था और वो दोनों वेयरवुल्फ उस लड़के के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। पर तभी अचानक से उस लड़के के पीछे से सोयुन बाहर आते हुए कहता है आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। जिसके बाद वो शू करते हुए आगे आकर उस वेयरवुल्फ के चेहरे पर किक करता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। और अब वो एक अवेकर बन चुका था, इसलिए वो उसी अम्ब्रेला के साथ जिससे वो पहले फाइट कर रहा था उस वेयरवुल्फ के बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और अपने एक स्ट्राइक के साथ उसे मार देता है। दूसरा वेयरवुल्फ अपने साथी के छोटे छोटे टुकड़े देखकर काफी डर जाता है और सोयुन उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देने वाला। वो वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो चिल्लाने लगता है, तो सोयुन उसको देखकर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम भी उसी के पास जाने वाले हो। जो कहकर वो अपने एक स्ट्राइक के साथ उस वेयरवुल्फ को भी मार देता है। जिसके बाद हम एक न्यूज रिपोर्टर का सीन दिखाते हैं जो कि टीवी पर डंजन्स के बारे में बता रहा था। हाल ही में डंजन्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर डंजन्स को 2019 की अपेक्षा अभी कंपेयर किया जाए तो वो पहले से 3 गुना ज्यादा हो गए हैं और अचानक से डंजन के अपीयर होने की वजह से इस वक्त सोसाइटी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। टावर ऑफ द ट्रायल्स और डंजन दोनों एक जैसे लगते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके के हैं। इन दोनों का सिस्टम पूरी तरह से अलग है। टावर ऑफ द ट्रायल्स के डंजन को कम्प्लीट करने के बाद वहाँ से कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे जो कि अवेकर्स होते हैं उससे वो काफी ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से ऐसी कई सारी चीजें मिलती हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें हीरो का फेम दिया जाता है और उनकी सोसाइटी में काफी ज्यादा इज्जत भी होती है। और इस दुनिया की ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर डंजन्स के अंदर से मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आ गए हैं, जिसे आउटब्रेक कहा जाता है। पर फिर भी इन डंजन्स की वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ा है। पर जब एक आउटब्रेक होता है तो डंजन के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स इस रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं जो कि इस दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। और अगर आउटब्रेक तेजी से होने लगा तो 2080 तक ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये धरती एक रोइस में बदल जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टावर ऑफ द ट्रायल्स के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और वो लोग कहते हैं कि रैंकिंग फिर से अपडेट हुई है। ये काफी ज्यादा कॉमन है, पर ये ना मैंने पहली बार देखा है। वो लोग ये स्कोर देखकर काफी हैरान थे और वो कहते कि रुको, क्या कोई अपने फर्स्ट फ्लोर को इतने ज्यादा स्कोर के साथ क्लियर कर सकता है। सोयुन ने अपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करते हुए बहुत ज्यादा स्कोर बनाया था और जो कि सेकंड नंबर का अवेकर था उसके पॉइंट्स सोयुन के पॉइंट से आधे भी नहीं थे, इसलिए सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे और वो कहते हैं आखिर कोई इतने ज्यादा पॉइंट्स कैसे बना सकता है, वो भी केवल अपने फर्स्ट फ्लोर पर। अब सोयुन अपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर हो चुका था और सोयुन वहाँ पर आते हुए कहता है मुझे काफी ज्यादा समय हो गया, मैं यहाँ पर नहीं आया था।
जिसके बाद हमें फिर से टावर ऑफ द ट्रायल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई जाती हैं। जब पास्ट लाइफ के अंदर सोयन यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे अवेकर्स एक साथ गैदर होकर फोर्स को क्लियर किया करते थे और यहाँ पर हर एक फ्लोर में एक अलग दुनिया है जिसका खुद का एक एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और एक कल्चर है। पर फिर भी यहाँ पर सभी के लिए एक चीज कॉमन है, अगर तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर पर जाना है तो उसके लिए तुम्हें ट्रायल को कम्प्लीट करना होगा। और जितने भी अवेकर्स अभी सेकंड फ्लोर पर रुके हुए हैं उनके लिए दूसरे फ्लोर के कंपैरिजन पे यहाँ से स्टॉक और आइटम्स को लेना काफी ज्यादा आसान है। पर फिर भी किसी तरीके के ट्रेड के लिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से काफी ज्यादा अच्छे अचीवमेंट पॉइंट्स को कवर करना होगा। जिसके बाद हमें उसकी याद के बारे में बताते हैं, जहाँ पर सोयन ने फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था और वो सबको मारने के बाद कहता है ये लेवल 10 की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं होती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे क्लियर कर पाता। ये मेरे लिए काफी अच्छा है कि मैं जितना लड़ता हूँ उसकी वजह से मेरी पास्ट लाइफ के सेंसेस फिर से मेरे पास वापस आते जा रहे हैं और मैं केवल इसी तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। सोयन के फर्स्ट फ्लोर के क्लियर करने के बाद उसे कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और उसके ऊपर अचीवमेंट पॉइंट्स की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट रैंक पर आ जाता है। और सोयन भी ये देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो उन पॉइंट्स को देखते हुए आगे कहता है मुझे लगता है कि मैं इन सब पॉइंट्स के साथ आसानी से नेक्स्ट फ्लोर पर जा सकता हूँ। फिर सीन फिर से प्रेजेंट पर आ जाता है, जहाँ पर सोयन अपने पॉइंट्स को देखते हुए आगे कहता है मैं तेरे सारे पॉइंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेनी चाहिए। फिर वो आगे चलते हुए एक शॉप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके अंदर जाने लगता है। वहाँ पर एक एल्फ लेडी होती है जो कि सोयन को वेलकम करते हुए उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी अभी सेकंड फ्लोर पर आए हो, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या क्या चाहिए, और अगर तुम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज को देखने नहीं आए हो तो तुम मुझे बता सकते हो और अपने रिकमेंडेशंस भी दे सकते हो। यहाँ पर वो लड़की अपने स्किल का इस्तेमाल कर कर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर सोयन को इसके बारे में पता था और वो कहता है यहाँ पर ये एल्फ डीलर अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स को सेड्यूस करती है जिससे वो इसकी शॉप से काफी ज्यादा अच्छी चीजें खरीदे और इसका इसमें फायदा हो। पर मुझे माफ करना, ये चीज मेरे ऊपर काम नहीं करेगी क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो और मुझे क्या खरीदना है। इसलिए वो एल्फ लेडी से बोलता है मुझे लीफ स्किल खरीदना है और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल लेना है। वो एल्फ लेडी दो स्किल्स का सुनकर थोड़ी सी हैरान थी और वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ टिप्स की जरूरत है, पर फिर भी अगर तुम ये लेना चाहते हो तो लीफ 150 की है और ट्रांसफॉर्मेशन 1000 पॉइंट्स की है। ये देखकर सोयन उसे कहता है ठीक है और वो उसे 1150 पॉइंट्स को ट्रांसफर कर देता है। एल्फ लेडी ये देखकर बहुत ज्यादा दंग थी और जब सोयन ये स्किल्स वहाँ से ले जाने लगता है तो एल्फ लेडी चिल्लाते हुए कहती कि आखिर ये क्या है, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आए, आखिर तुमने अभी अभी ये क्या किया। पर सोयन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी मैथ यहाँ पर गलत है। तो वो लड़की उससे कहती कि मेरा इस सब से कोई भी मतलब नहीं था। जिसके बाद वो उसे आगे बताते हुए कहती है मैंने फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके पास 1000 पॉइंट से ज्यादा हो, पर तुम यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर हो और तुम यहाँ पर पहले इंसान हो जिसके पास सेकंड फ्लोर पर आने के बाद इतने सारे पॉइंट्स है। तो सोयन उससे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूँ पर मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर सोयन वहाँ से निकलने के बाद एक डायमेंशनल पॉकेट लेता है जिसके अंदर वो जितनी चाहे चीज है उसके अंदर रख सकता है। इसे आप डोरेमोन की पॉकेट की तरह भी समझ सकते हो, जितना भी डालो वो भरता ही नहीं है। जिसके बाद वो एक टेबल पर बैठा हुआ अपनी सारी चीजों को देख रहा था और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी चीजें ले ली है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ। जिसके बाद सोयन अपने दोनों स्किल्स को निकालकर उनको चेक करने लगता है और वो इनके बारे में कई सारी डिटेल्स बताता है और ये डिटेल्स काफी ज्यादा लंबी हैं, इसलिए मैं सबको छोड़ रहा हूँ। और फिर वो अपने पास से और कई सारे पोर्शंस निकालता है और उनकी डिटेल्स बताने लगता है, पर इनकी डिटेल्स भी बहुत ज्यादा लंबी है। अब सोयन वहीं पर बैठा हुआ आसपास देख रहा था, पर तभी एक लड़का उसके पास आकर उसे कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। सोयन उसकी आवाज सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैं थोड़ी देर तक तो उसकी प्रेजेंस सही से नहीं कर पाया कि कोई मेरे आसपास भी खड़ा हुआ है। फिर हमें उस लड़के को दिखाते हैं जो कि उससे कहता है मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया। पर सोयन उसे देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो लड़का अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा रूथलेस था, इसलिए सोयन इस लड़के को अपने सामने देखकर काफी डर जाता है और वो अपने मन में कहता है ये तो चोई हाक जुन है। सोयन हमें हाक जुन के बारे में बताता है कि अबिस में सभी अवेकर्स में सबसे ज्यादा जीनियस लड़का था, पर जब समय गुजरता गया और भविष्य में
इसने एक बहुत बड़े गिल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वहाँ के सभी लोगों को पूरी तरह से मार दिया। और सच में हाकजुन की प्रेजेंस काफी ज्यादा गूज बम्स देने वाली है। पर अभी हाकजुन पूरी तरह से इनोसेंट है और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। सोयुन उसे बहुत देर से घूर घूर कर देख रहा था। ये देखकर हाकजुन उससे कहता है, तुम बहुत देर से मुझे इस तरीके से ही घूर रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? सोयुन उसे कहता है कि नहीं, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है, पास्ट लाइफ में इसके पास बहुत ज्यादा मर्डरस ऑरा था, जिसकी वजह से कोई भी इसके आसपास भटकना काफी ज्यादा खतरनाक समझता था। सोयुन हाकजुन से बोलता है, वैसे आखिर तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? तो हाकजुन उसे कहता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब से तुम स्टोर से बाहर निकले हो मैं तब से ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और मैं तुम्हें देख रहा था कि तुमने बहुत सारी अलग अलग चीजें खरीदी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छे इक्विपमेंट्स की काफी ज्यादा नॉलेज है। पर सोयुन ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्या ये मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है? इसलिए हाकजुन उससे आगे बोलता है, इसलिए मैं। पर सोयुन उसकी बात सुनने से पहले ही बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि यहाँ पर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर हाकजुन तो यहाँ पर किसी इनोसेंट डॉग की तरह उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक पार्टी फॉर्म करना चाहोगे? सोयुन हाकजुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार उसे देखा था और उसे ऐसा नहीं लगा था कि हाकजुन उससे ऐसी कोई बात कर सकता है। पर फिर भी सोयुन हाकजुन को यहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद हमें स्टोरी में आगे बताते हैं कि सोयुन अपने सेकंड फ्लोर को क्लियर करने के बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक पेंडेंट मिलता है। पर ये पेंडेंट आगे जाकर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा। अब सोयुन अपने थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के लिए एक पेड़ पर बैठकर नीचे देख रहा था और वहाँ पर कई सारे लेदर सोल्जर्स घूम रहे थे और शायद वो उसी को ढूंढ रहे थे। सोयुन भी बड़े से पेड़ के ऊपर बैठा हुआ उन्हीं के ऊपर नजर बनाए हुए था और वो उनको देखकर कहता है, ये जो पेंडेंट मुझे मिला है ये 40 क्लैन का ट्रेजर है, जो कि हंटिंग टाइप का क्लैन था, जो कि मौसद को ट्रैक कर कर और ढूंढ ढूंढ कर उनको मारा करता था। पर आखिर ये ट्रेजर किस तरीके से काम करता है, या ये अटैक के लिए है या डिफेंस के लिए? पर इस पेंडेंट को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है, पर अभी के लिए शायद मुझे इसे बचा कर रखना होगा। जिसके बाद वो आगे कहता है, मैं ये सोचकर काफी कंफ्यूज हूँ कि आखिर यहाँ से निकलने के लिए कौन सा मेथड काफी ज्यादा अच्छा होगा। पर वहीं उसे सिस्टम का ये मैसेज याद आता है कि उसे जंगल के अंदर सर्वाइव करना है, इसलिए वो इसके बारे में सोचकर जैसे उसे एक लेजर्ड सोल्जर अकेला दिखता है, इसलिए वो जल्दी से पेड़ से नीचे आ जाता है और अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और सोयुन अपने पावरफुल स्लैशेस के साथ बड़े ही आसानी से उसे मार देता है और आगे कहता है, अगर मुझे इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना है, यानी इसका मतलब तो यही है कि जंगल के अंदर के जितने भी जीव है मुझे उन सबको मारना होगा। और हमें दिखाती कि सभी तरफ से सोयुन को लेजर सोल्जर्स ने घेरा हुआ है और सोयुन सभी के बीच में खड़ा हुआ है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।